वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाय एआई। तो आज हम राजस्थान के भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय समझने वाले हैं। हमारे पास ये एक टेबल है जो राजस्थान को 4 मुख्य भौतिक प्रदेशों में विभाजित करती है और उनकी सारी विशेषताओं की तुलना करती है। जी हाँ, और ये टेबल बहुत कमाल की है क्योंकि ये सिर्फ तथ्य नहीं बताती, ये एक कहानी बताती है। हम इस टेबल के जरिए एक एक करके हर पहलू को समझेंगे। बिल्कुल। तो ये 4 प्रदेश हैं: उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, फिर मध्य अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और आखिर में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये प्रदेश बने कैसे, मतलब ये किसके अवशेष हैं? हाँ, टेबल में सबसे पहला पॉइंट यही है और यहाँ एक साफ विभाजन दिखता है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश दोनों को तेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि जहां आज रेत के टीले हैं, वहां कभी एक विशाल समुद्र था। और दूसरी तरफ है मध्य अरावली प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, और ये दोनों गोंडवाना लैंड का हिस्सा हैं। ये एक बहुत ही फंडामेंटल, मतलब एक बुनियादी अंतर है जो आगे की हर चीज को प्रभावित करता है। अच्छा, तो अगर हम इन्हें भारत के बड़े भौतिक प्रदेशों के नक्शे पर देखें तो ये कहाँ फिट होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। हमारा मरुस्थल और पूर्वी मैदान, ये दोनों ही असल में उत्तर भारत के विशाल मैदान का ही एक हिस्सा हैं। और अरावली और पठार, वो दोनों भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा हैं। तो राजस्थान एक तरह से भारत के 2 सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों का मिलन बिंदु है। वाह। अब इनके बनने के समय की बात करते हैं, मतलब कौन कितना पुराना है? टेबल के अनुसार उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश तीसरा प्रवीण या टर्शरी काल का है जी, लेकिन मध्य अरावली प्रदेश श्री कैम्ब्रियन यानी प्री कैम्ब्रियन काल का है। प्री कैम्ब्रियन मतलब ये सबसे प्राचीन हुआ? सबसे प्राचीन। ये पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। हिमालय तो इसके सामने एक बच्चा है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश उसे सबसे नवीन यानी मोस्ट रीसेंट लिखा गया है। हाँ, वो भूवैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल नया है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। और आखिर में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश दूसरा प्रवीण मतलब सेकेंडरी काल का है। जी। अब अगर इसे और गहराई में, मतलब युग या एरा के हिसाब से देखें तो मरुस्थल प्लीस्टोसीन युग का है, जो न्यूज़ोइक महाकल्प का चौथा भाग है। और यहाँ की विशेषता शीत उष्ण शीतोष्ण बताई गई है। बिल्कुल। वहीं अरावली श्री कैम्ब्रियन युग का है, एज़ोइक महाकल्प का पहला भाग। यहाँ की चट्टानें अरावली दृढ़ि क्रम की हैं, बहुत ही पुरानी और कठोर। पूर्वी मैदानी प्रदेश भी प्लिस्टोसीन युग का ही है, लेकिन यह न्यूज़ोइक महाकल्प का तीसरा भाग है। और अंत में हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये क्रिटेशियस युग का है। क्रिटेशियस मतलब डायनासोर वाला समय? हाँ, बिल्कुल वही। ये मेसोजोइक महाकल्प का दूसरा भाग है। यहाँ आग्नेय विद्यन क्रम की चट्टानें मिलती हैं जो ज्वालामुखी लावा से बनी हैं। कमाल है, मतलब राजस्थान की जमीन पर पृथ्वी के अलग अलग युगों की छाप है। सही कहा। चलिए अब इन प्रदेशों की ढाल यानी स्लोप को समझते हैं। पानी किधर बहता है, ये इसी से तय होता है। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल की ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसीलिए तो लूनी नदी अजमेर से निकलकर कच्छ के रण की तरफ यानी दक्षिण पश्चिम में बहती है। अच्छा, और मध्य अरावली की ढाल वो पार्श्ववर्ती मतलब लैटरल लिखी है? जी, मतलब दोनों तरफ। अरावली एक जल विभाजक है, कुछ पानी एक तरफ जाता है, कुछ दूसरी तरफ। पूर्वी मैदान की ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसीलिए बनास और चंबल जैसी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। और दक्षिण पूर्वी पठार की ढाल थोड़ी जटिल है, दक्षिण से उत्तर और फिर उत्तर से पूर्व की ओर। जी। अब आते हैं सबसे जरूरी आंकड़ों पर, क्षेत्रफल और जनसंख्या। यहां से राजस्थान की असली कहानी समझ आती है। हाँ, ये आंकड़े परीक्षा में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% हिस्सा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। 61.11% मतलब आधे से कहीं ज्यादा। जी। ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। और सबसे छोटा वो है मध्य अरावली प्रदेश, सिर्फ 0.9%। पूर्वी मैदानी प्रदेश 23% है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश लगभग 7%, जिसे ब्रैकेट में 6.89% भी लिखा है। जी। अब इन क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। सबसे बड़े क्षेत्र यानी 61% वाले मरुस्थल में राज्य की सिर्फ 40% जनसंख्या रहती है। और अब पूर्वी मैदान को देखिए,
क्षेत्रफल सिर्फ 23% है। लेकिन जनसंख्या 39% रहती है। बिल्कुल, मतलब एक छोटे से इलाके में लगभग उतनी आबादी रहती है जितनी विशाल मरुस्थल में। इसका सीधा मतलब है कि पूर्वी मैदानों में जन घनत्व बहुत ज्यादा है। जी, और अरावली में 10% जनसंख्या है 9% क्षेत्रफल पर, और पठार में 11% जनसंख्या है 7% क्षेत्रफल पर। लेकिन असली विषमता मरुस्थल और मैदान में दिखती है। चलिए अब देखते हैं कि इन प्रदेशों में कौन कौन से जिले आते हैं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में तो बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ, इसमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जलोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़ आते हैं। मतलब लगभग पूरा पश्चिमी राजस्थान। और मध्य अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर, अलवर, जयपुर, दौसा, सीकर और झुंझुनू। यहाँ कुछ जिले जैसे सीकर, झुंझुनू मरुस्थल में भी हैं और अरावली में भी। हाँ, क्योंकि जिलों की सीमाएं भौगोलिक सीमाओं को पूरी तरह से नहीं मानती। बिल्कुल। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश में जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, अजमेर और बांसवाड़ा हैं। और अंत में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती भी कहते हैं। जी, इसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और साथ ही चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो राजस्थान में सबसे ज्यादा मायने रखती है, जलवायु। मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु शुष्क व अर्ध शुष्क यानी एरिड और सेमी एरिड है। जाहिर सी बात है। और अरावली प्रदेश की उप आर्द्र या सब ह्यूमिड है। पूर्वी मैदान की जलवायु आर्द्र यानी ह्यूमिड है। और पठारी प्रदेश की अति आर्द्र मतलब वेरी ह्यूमिड है। और जलवायु का सीधा संबंध वर्षा से होता है। बिल्कुल, आंकड़े देखिए। मरुस्थलीय प्रदेश में 20-50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बस पूरे साल में? हाँ, बस। वहीं अरावली प्रदेश में ये बढ़कर 50-90 सेंटीमीटर हो जाती है। पूर्वी मैदान में 50 से 80 सेंटीमीटर। और दक्षिण पूर्वी पठार जो सबसे आर्द्र है, वहां 80 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कहाँ 20 सेंटीमीटर और कहाँ 120 सेंटीमीटर, एक ही राज्य में इतना अंतर। यही राजस्थान की खासियत है। अब जैसी बारिश और जलवायु वैसी ही मिट्टी। हाँ, तो मरुस्थल में हमें रेतीली बलुई मिट्टी मिलती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स कहते हैं। अरावली में पर्वतीय लाल और भूरी मिट्टी है, जिसे इंसेप्टिसोल्स कहते हैं। जी, और पूर्वी मैदान जो सबसे उपजाऊ है, वहां जलोढ़ या दोमट मिट्टी मिलती है, जिसे एल्फीसोल्स कहते हैं। और दक्षिण पूर्वी पठार में मिलती है काली मिट्टी, जिसे वर्टिसोल्स भी कहा जाता है। अच्छा, वही काली मिट्टी जो कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल सही। और मिट्टी के अनुसार ही वहां की मुख्य फसलें तय होती हैं। तो मरुस्थल की मुख्य फसलें हैं ग्वार, बाजरा, मोठ, जिन्हें पानी कम चाहिए। सही। अरावली क्षेत्र में, खासकर दक्षिणी अरावली में, मक्का और ज्वार बहुत होता है। और पूर्वी मैदान तो हमारा अन्न का कटोरा है। यहाँ गेहूं, जौ, चना, सरसों ये सब होता है। और पठारी प्रदेश अपनी काली मिट्टी की वजह से मसालों, सोयाबीन और कपास के लिए प्रसिद्ध है। हर प्रदेश की अपनी एक अलग कृषि पहचान है। जी, अब इन क्षेत्रों की जीवन रेखा यानी नदियों को देखते हैं। मरुस्थल की नदियां कौन सी हैं? घग्गर और लूनी, एक तरह से यही दो मुख्य नदियां हैं। और अरावली से तो बहुत सी नदियां निकलती हैं, पर मुख्य नदी बनास है। पूर्वी मैदान में बनास, बाणगंगा, चंबल और माही बहती हैं। यहाँ नदियों का जाल है। और दक्षिण पूर्वी पठार में चंबल और उसकी सहायक नदियां जैसे पार्वती, काली सिंध, परवन और आहू हैं। पानी का वितरण भी कितना असमान है। बिल्कुल। अब जरा इन क्षेत्रों से गुजरने वाले मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर नजर डालते हैं। उत्तर पश्चिमी प्रदेश से NH-15, जिसका नया नंबर NH-62 है, वो गुजरता है। जी, जो एक बहुत लंबा हाईवे है। मध्य अरावली से NH-8, जिसका नया नंबर 48 और 58 है। ये तो दिल्ली मुंबई वाला मुख्य हाईवे है। हाँ, वही। पूर्वी मैदानी प्रदेश से NH-71B अब 919 है, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश से NH-12, 76 और 90 जैसे हाईवे निकलते हैं। ठीक है, और अब इस टेबल का आखिरी बिंदु औसत ऊंचाई। मरुस्थलीय प्रदेश की औसत ऊंचाई 150 से 380 मीटर के बीच है। ज्यादातर समतल ही है। मध्य अरावली प्रदेश सबसे ऊंचा है, जिसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। जी, भले ये घिस गया है, फिर भी राज्य का सबसे ऊंचा भाग है। पूर्वी मैदान की ऊंचाई 200 से 500 मीटर है, और दक्षिण पूर्वी पठार की औसत ऊंचाई 450 से 600 मीटर है। जो इस पूरी
टेबल से हमें एक बहुत ही साफ तस्वीर मिलती है कि कैसे राजस्थान की उत्पत्ति, उसकी बनावट, मिट्टी, पानी और जलवायु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये सब मिलकर वहां के जीवन, जनसंख्या और अर्थव्यवस्था को तय करते हैं। ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये तो राजस्थान की पूरी कहानी है। बिल्कुल, एक ही टेबल में पूरे राज्य का सार छुपा हुआ है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।